वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यूनिट 1 है हमारी, भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ में सभी काम कानून के दायरे में रहकर होते हैं और कानून ही रूल ऑफ लॉ में सर्वोच्च होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रूल बाय लॉ या फिर कानून द्वारा शासन। ये लैटिन वाक्यांश रेक्स इज लेक्स से निकला है, जिसका अर्थ है राजा ही कानून है। यानी रूल बाय लॉ जो है वो निकला है रेक्स इज लेक्स से, जिसका मतलब होता है राजा ही कानून है। रूल बाय लॉ में क्या होता है कि इसमें जो शासन होता है कोई एक इंसान के द्वारा भी चलाया जाता है। ठीक है, जो इंसान अपनी मनमानी करता है उसमें वो आ जाता है रूल बाय लॉ के अंदर। एक तो रूल ऑफ लॉ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के तहत काम हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या था कि जो राजा चाहेगा वही है। यानी लॉ से ऊपर क्या है, राजा, यानी राजा ही सर्वोच्च है। जबकि हमने रूल ऑफ लॉ में पढ़ा था कि कानून ही सर्वोच्च है, लेकिन रूल बाय लॉ में ऐसा नहीं है। रूल बाय लॉ में क्या है, राजा ही कानून है, यानी राजा से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कानून द्वारा शासन का अर्थ है कानून का उपयोग राजनीतिक दमन के लिए करना। यानी रूल बाय लॉ जो होता है वो कानून की आड़ में काम किए जाते हैं सारे, यानी कानून की आड़ में लोगों का दमन किया जाता है। एक तो था कानून का शासन। कानून का शासन किस लिए होता है, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों का अधिकार देता है रूल ऑफ लॉ। जबकि कानून द्वारा शासन लोगों का क्या करता है, दमन करता है। उत्तर कोरिया ने कानून पारित किया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित केवल 28 हेयर स्टाइल में पुरुष और महिलाएं अपने बाल कटवा सकते हैं। यानी ये एक रूल बाय लॉ का एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नॉर्थ कोरिया में क्या है कि लोग फीमेल और मेल जो हैं वो 28 टाइप के हेयर कट करवा सकते हैं ओनली। अगर आपने कोई और सा न्यू हेयर कट करवा लिया तो आपको क्या दी जाएगी, सज़ा। यानी ये क्या हो रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन रहा है एक तरीके से। जबकि हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ जो होता है वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और लोगों को अधिकार देता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा रही है, यानी कानून की आड़ में लोगों की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है, जो कि रूल बाय लॉ का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस इंसान को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इनका नाम है किम जोंग यून। यह है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह। अब इन्होंने ये कानून बनवाया है। हमने पढ़ा था कि रूल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, रूल बाय मैन भी होता है। यानी जो भी काम कर रहा है, रूल बाय लॉ का मतलब क्या था कि राजा ही कानून है। यहाँ एक तरीके से राजा जो है वो है किम जोंग, जो ये चाहेगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस इंसान को भी आप सभी जानते होंगे। इनका नाम है हिटलर। इन्होंने मारा था किसे, यहूदियों को। हिटलर क्या कहते थे कि इन्होंने जो यहूदियों को मारा था, इनका कहना था कि हमारे यहाँ पर ऐसा एक कानून है जो इन्हें मारने की इजाज़त देता है। एक चीज़ देखने लायक ये है कि इसमें रूल ऑफ लॉ में भी कानून होता है और रूल बाय लॉ में भी कानून होता है। रूल ऑफ लॉ में जो कानून होता है वो लोगों की रक्षा के लिए होता है, लोगों के दमन के लिए नहीं होता। जबकि रूल बाय लॉ में जो होता है वो लोगों के दमन के लिए होता है। रूल ऑफ लॉ में भी कानून होता है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से सज़ा नहीं दे सकते। जबकि रूल बाय जो लॉ है उसमें क्या होता है, लोगों का दमन किया जाता है। राजा ही कानून, जो राजा कानून बनाएगा वही होगा। लेकिन रूल ऑफ लॉ में ऐसा नहीं होता। कानून का शासन और भारतीय संविधान। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल ऑफ लॉ है या नहीं। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को मूल अधिकार के संरक्षण का अधिकार देते हैं। यानी भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार हमारे कितने थे, पहले थे 7, जिसमें से एक हटा दिया। क्या क्या था वो, संपत्ति का अधिकार। तो रूल ऑफ लॉ में हमने जो एबी डाइसी के जो 3 सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ के, उसमें हमने थर्ड में पढ़ा था कि जो मौलिक जो अधिकार होते हैं वो रूल ऑफ लॉ क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। जहाँ भी दिए जाते हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदार कौन है, न्यायालय। ठीक है, अब मनमानी सरकार किस पे नहीं चला सकती, लोगों पर। अगर सरकार अपनी मनमानी चलाती है तो वो रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। ठीक है, हमारे संविधान में ब्रिटिश विधि के नियम को अपनाया गया है। यानी हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ को अपनाने वाला सबसे पहला देश क्या था, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन था। जो इंग्लैंड का रूल ऑफ लॉ है
वही इंडिया का रूल ऑफ लॉ है। ज़्यादातर जो संविधान की चीज़ें जो अपनाई गई हैं वो ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई हैं। इसी तरह रूल ऑफ लॉ भी जो अपनाया गया है वो कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है। मनमानी शक्ति ना होना विधि के नियम की पहली अनिवार्यता है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक प्रणाली आधारित है। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब ही क्या होता है? मनमानी शक्ति का ना होना, यानी कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। सर्वोच्च क्या है? कानून। कानून के दायरे में रहकर ही आपको सब काम करना पड़ेगा। अगर कोई अपनी मनमर्जी चलाता है तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा रूल बाय लॉ, जहाँ मनमर्जी चलाई जा सकती है। यानी कुछ कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे लोगों का दमन किया जा सके, लोगों पर अत्याचार किया जा सके। ठीक है। और जो हमारी संवैधानिक प्रणाली है वो मनमानी शक्ति पर आधारित नहीं है। क्या भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी मनमर्जी से कोई फैसला ला सकते हैं, कर सकते हैं कुछ? अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें क्या, अगर कोई कानून बनाना है तो संसद कानून बनाएगी। भारत के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई कानून नहीं बना सकते। बनाना है विधायिका बनाएगी। मनमर्जी से कुछ नहीं होगा, कानून के दायरे में रहकर होगा। अगर वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय क्या करेगा? उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है। यहाँ पर क्या रक्षा कर रहा है संविधान की? न्यायालय कर रहा है। तो ये रूल ऑफ लॉ की एक निशानी है। ठीक है। जबकि रूल बाय लॉ में क्या था हमारा? वहाँ पे मनमर्जी चल रही थी, राजा ही कानून है, यानी राजा से ऊपर कोई नहीं है। जबकि रूल ऑफ लॉ में क्या था? एविडाइसी ने कहा था रूल ऑफ लॉ का पहला जो सिद्धांत है वो है कानून की सर्वोच्चता। अगर कानून ही सर्वोच्च नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से होगा? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रशासन के पूरे क्षेत्र को राज्य के प्रत्येक अंग को विधि के शासन द्वारा विनियमित किया जाता है। यानी छोटी से छोटी इकाई का जो भी प्रशासन है हमारा वो रूल ऑफ लॉ के तहत चलती है। यानी कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विधि के शासन को भारतीय संविधान में बहुत ही सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। संविधान के आदर्श न्याय, स्वतंत्रता और समानता संविधान की प्रस्तावना में निहित है। यानी आपने एनसीईआरटी की बुक तो देखी होगी, वहाँ पे लिखा होगा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। उसमें क्या लिखा होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। यानी सभी लोग क्या है? सभी लोगों को न्याय दिया जाएगा, सभी लोग स्वतंत्र हैं और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। रूल ऑफ एविडाइसी का सिद्धांत क्या कहता है? सभी लोग क्या है? समान है, कानून के समक्ष समान है। कानून सबके साथ समान न्याय करेगा। सभी लोगों को आज़ादी है, उनके कुछ अधिकार हैं और सभी लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है। डाइसी द्वारा प्रतिपादित रूल ऑफ लॉ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के द्वारा विधि सम्मत मान्यता प्राप्त है। यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है वो एवी डाइसी के जो 3 सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ के उन्हें पूरा करते हैं। अब वो आगे पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 14, 19, 21 को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण लेख भी कहा जाता है। यानी गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल भी कहा जाता है इन तीनों आर्टिकल्स को। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल 14 जो कहता है सभी लोग क्या है? कानून के सामने समान हैं, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री हों या आम नागरिक हों। अगर कोई भी अपराध करेगा वो कानून की नज़र में क्या है? समान। और दोनों के लिए ही जो समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक इंसान अमीर है और दूसरा गरीब है, ऐसा नहीं है कि अमीर को अलग तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, गरीब को अलग तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों के सामने कानूनी प्रक्रिया जो होगी वो समान होगी और दोनों ही कानून के सामने समान होंगे। ये क्या बता रहा है? कानून के समक्ष समानता के बारे में। आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था कि एविडाइसी ने कहा था कि कानून के समक्ष समानता जो उसका दूसरा सिद्धांत है। ठीक है। एक पॉइंट तो पूरा कर दिया इनने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आप कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी या भाषण की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें। ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का पहला पॉइंट है। यानी सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और भाषण देने की स्वतंत्रता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शांतिपूर्वक बिना हथियार करने की सभा करने की स्वतंत्रता। यानी बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक अपनी सभा कर सकते हो, यह आपको आज़ादी देता है कौन? आर्टिकल 19। थर्ड है हमारा संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आप अपने कोई भी संघ बना सकते हो, आपने जो भी है। ठीक है। फोर्थ
पॉइंट है हमारा भारत में घूमने की आज़ादी, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में हो तो पंजाब नहीं जा सकते, नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हो घूमने के लिए, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा निवास की स्वतंत्रता, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर रह सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हो, राजस्थान में भी रह सकते हो, झारखंड में भी रह सकते हो, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर रह सकते हो। ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 के अनुसार, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी आप पूरे देश में कहीं भी अपना काम कर सकते हो, कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हो, ये आपको पूरी तरह से आज़ादी है। अब जो आर्टिकल 19 है वो क्या दे रहा है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। हमने एविडाइसी का तीसरा सिद्धांत पढ़ा था कि उसमें कहा था कि कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, इसी तरह से एक अधिकार जो है ये भी दिया गया। मौलिक अधिकार तो बहुत सारे दिए गए, ये भी दिया गया, जो कि आर्टिकल 19 जो है एविडाइसी के तीसरे सिद्धांत को पूरा कर रहा है, यानी लोगों को स्वतंत्रता दी जा रही है, ना कि लोगों का दमन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लोग आज़ाद हैं, जबकि रूल बाय लॉ में क्या होता है, लोग, कानून तो होते हैं लेकिन लोग आज़ाद नहीं होते। हमने पढ़ा था कि नॉर्थ कोरिया में बताया था कि 28 टाइप के आप हेयर कट करवा सकते हो। क्या ये आज़ादी है? नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपने बाल नहीं कटवा सकते, तो ये आज़ादी कैसी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय के द्वारा उसे दोषी सिद्ध नहीं किया जा सके, यानी किसी भी अपराधी अपराधी सॉरी किसी भी आरोपी को जब तक आप अपराधी नहीं कह सकते, जब तक उसे कोर्ट ये ना कह दे कि हाँ ये इंसान अपराधी है। यहाँ हम क्या देख सकते हैं, कानून की सर्वोच्चता को देख सकते हैं, यानी कौन फैसला देगा कि कोई अपराधी है या नहीं है, न्यायालय देगा, वो भी किसके अनुसार, कानून के अनुसार, जो कि कानून की सर्वोच्चता को दर्शाता है। हमने एविडाइसी के पहले सिद्धांत में पढ़ा था कि विधि ही सर्वोच्च है या कानून ही सर्वोच्च है, ठीक है, जो कि उसे आर्टिकल 20 पूरा करता है। ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं जो पूरा करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है हमारा, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे एक बार ही सजा दी जाएगी, यानी कि 2 बार सजा दी जाएगी, 3 बार नहीं, एक बार सजा दी जाएगी ओनली, ठीक है। थर्ड है हमारा, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर किसी इंसान ने कोई काम किया है या ना किया हो, लेकिन लोग उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपने जुर्म किया है या आपने अपराध किया है, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ दमन की नीति नहीं अपनाई जा रही, जो रूल ऑफ लॉ को दर्शाता है, ठीक है। तो वीडियो हमारी यही एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।